हेलो बच्चों लोग, मैं हूं सुशील। मैं आपका स्वागत करता हूं लर्निंग 5 पर। और आज हम इस वीडियो में 2018 सेट ए के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे और इनमें आपको हर एक क्वेश्चन एडजस्टमेंट के साथ समझाएंगे। चलिए बच्चों, चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको 10 नंबर का एक पूछा जाता है क्वेश्चन में, और जिसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाता है कि आपको दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और बेटा इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन पर मैक्सिमम 15 मिनट देने हैं। अगर आपने 15 मिनट में सॉल्व कर लिया क्वेश्चन तो आपके 1 घंटे में पूरी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, जिसमें आपको कम से कम समय में कोशिश करनी है सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन है 27th दीर्घ उत्तरीय का। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सिटीजन क्लब का निम्नलिखित प्राप्ति तथा भुगतान खाता है। प्राप्तियां दी गई हैं लेफ्ट और राइट साइड में भुगतान। तो यहां पे बेटा जो हमारा प्राप्ति भुगतान खाता है ये हमारा ऑलरेडी गिवन है, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट होती है एडजस्टमेंट समायोजनाएं। और ये समायोजनाएं जब आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें क्लियर कर देगा। तो यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है, निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करने के पश्चात 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता तथा उसी स्थिति का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। देखिए आय व्यय खाता बनाना है और बैलेंस शीट, स्थिति विवरण को बैलेंस शीट कहते हैं। अब यहां पे दिया गया है कंडीशन नंबर 1। पहली कंडीशन है चंदे के बकाया 31 मार्च 2019 को 30,000 रुपए थे। ये आपका जब प्रारंभ किया गया था आय व्यय खाता तो उस समय ओपनिंग में था, इट मीन की स्टार्टिंग में, और तथा 31 मार्च 2020 को 48,000 रुपए था। तो ये एंड में हो गया। तो ये हमारा एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो ओपनिंग में भी था और क्लोजिंग में भी है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे ये ध्यान देना कि हमारी इनकम कितनी हुई है। देखिए ये एनपीओ का है और मेन एनपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट इनकी इनकम होती है चंदे से, सब्सक्रिप्शन से। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एडजस्टमेंट दी गई है स्टेशनरी का स्टॉक 31 मार्च 2019 में 5,000 रुपए था और 31 मार्च 2020 को कितना था 14,000 रुपए था, जिसमें से ये आपको अकाउंट छोटा सा अकाउंट बनाना है, छोटा सा स्टेटमेंट करना है। अच्छा, अब तीसरा केस आता है 1 जनवरी 2020 को बीमे का 1 वर्ष के लिए भुगतान किया गया। देखिए इंश्योरेंस बीमा जिसका भुगतान हम 1 वर्ष में एक बार करते हैं, और इसका पेमेंट हमें ध्यान देना कि डेट के अनुसार, दिनांक के अनुसार, डेट किस डेट पे आपने पेमेंट किया, कितने महीने एडवांस दिया और कितने महीने का देना बाकी है, बस यहां पे ये ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट है दिनांक, डेट। अब डेट अगर आपने ध्यान दी तो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमें यहां पे आपके लिए आय व्यय खाता बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका, और बेटा इसमें डेट इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें आप कब प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर द एंडेड 31 मार्च 2020, ये आपकी कोटेशन होती है जो एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चों ने कितना मेहनत किया है, और अगर आपने इन चीजों को इंडिकेट किया है तो एग्जामिनर आपको जरूर सराहेगा और 6 नंबर्स देगा। ठीक है, तो यहां पे प्रिपेयर करते हैं। ये बेटा डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड में आपके एक्सपेंडिचर्स, अमाउंट, और ये आपकी है इनकम एंड अमाउंट। ठीक है, तो डेबिट में और क्रेडिट में आपके आने वाला आइटम कौन होते हैं। देखिए डेबिट में आने वाले आइटम वो होते हैं जो एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, वो सारी चीजें डेबिट में आएंगी, और क्रेडिट में वो इनकम्स आएंगी जो हमें रिसीट्स होती हैं विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंतर्गत या अंतराल में जो आपकी इनकम हो वो दिखाएंगे और 1 साल के आप जो एक्सपेंसेस हो वो दिखाए जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए सबसे पहले यहां पे दिया गया है चंदे के बारे में। पहले हम एडजस्टमेंट खत्म कर लेते हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम्स क्लियर, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है, जो उत्पन्न नहीं होती है जो हमें प्रॉब्लम दे। तो सबसे पहले देखिए चंदे के सब्सक्रिप्शंस, चंदा,
तो चंदे में देखो बेटा दिया गया है कि 2021 देखो रिसीट्स में, प्राप्तियों में 2020 और 21 के लिए हमें 5,80,000 रुपए मिला हुआ है, जिसमें से 10,000 रुपए सम्मिलित है। कब का? अब इन्होंने कहा है कि जो 10,000 रुपए सम्मिलित है वो नेक्स्ट आने वाले ईयर का होता है। तो बेटा यहां पे हमें सिर्फ करेंट ईयर, वर्तमान वर्ष का लेना है, और नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का कोई भी वैल्यू होती है उसे सब्ट्रैक्ट, घटा दिया जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दिया गया वैल्यू 5,80,000, जिसमें से लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेक्स्ट ईयर, या आप इसे लिख लीजिए अकॉर्डिंग 2021। तो 10,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बैलेंस कितना आता है 5,70,000। नेक्स्ट बेटा इसमें एडजस्टमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि ओपनिंग में कितना था चंदा। ओपनिंग में आपका चंदा था प्रीवियस ईयर का 30,000 और करेंट ईयर का कितना था 48,000। तो यहां पे आप ऐड करेंगे करेंट ईयर का मतलब होता है 2020, जिसमें आपकी वैल्यू कितनी है 48,000, 8 और ये आपका 6,18,000। अब बेटा इसमें प्रीवियस ईयर मतलब जो समय बीत चुका है और उस बीते हुए वर्ष की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है 2019 के अकॉर्डिंग। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है 30,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमाइंडर वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए भाई जो वैल्यूज आती है यहां शो कर दी जाती है 8, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई 8, और ये आपकी वैल्यू 5,88,000, 5,88,000 रुपए ये आपकी इनके जो इनकम हो रही है वो सब्सक्रिप्शन से हो रही है। अच्छा अब आते हैं बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टेशनरी हमारा जो होता है एक तरह से एक्सपेंसेस है, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं स्टेशनरी के, स्टॉक, बुक स्टॉक, या आपके पास पेंसिल कुछ भी लाते हैं उसके लिए खर्चे होते हैं। तो बेटा यहां पर देखते हैं स्टेशनरी जो आपका एक्सपेंसेस है, भुगतान पक्ष में देखिए कितना दिखा है। स्टेशनरी खरीदी गई 60,000 रुपए, वर्तमान समय अपने 60,000 रुपए खरीदी है। तो यहां पर स्टेशनरी के लिए वैल्यूज गिवन है कितनी 60,000, 60,000 रुपए, जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को प्लस कर लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इट मीन घटा देते हैं। तो बेटा यहां पर ऐड करेंगे प्रारंभिक ओपनिंग स्टॉक, तो टोटल आता है 65,000, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है, ये दिया है आपके पास 14,000। तो दोनों को यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना है भाई 1 और ये आपका आएगा 5। तो ये बेटा आपकी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो बेटा आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। जीएस जो दिया गया है थर्ड, 1 जनवरी 2020 को बीमे का 1 वर्ष का भुगतान किया। देखिए आपने पेमेंट कब किया, पेमेंट किया है 1 जनवरी 2020 में, और यहां पे हमारा जो अकाउंट बन रहा है वो 31 मार्च तक बन रहा है। इट मीन कि 3 महीने का पेमेंट आपका यहां लिया जाएगा और आपका 9 मंथ का पेमेंट जो है नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हमारा पेमेंट है वो है 3,000 रुपए पर ईयर, और पर ईयर से हमारा मतलब नहीं होता है, हमारा होता है क्लोजिंग डेट से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने का यहां पेमेंट निकाला जाएगा, जिसे हम यहां पर एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा ये आएगा 3/12, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, कितना है भाई आएगा 4, इसका कैंसिल करेंगे 750 आपका यहां पर बैलेंस आएगा। तो जो 750 रुपए ये हमारे 3 महीने का है, और जो रिमाइंडर पैसा बचेगा वो हमारा नेक्स्ट ईयर का है, इसे हम माइनस कर देंगे। तो यहां पर आता है हमारे पास 2 इंश्योरेंस, बीमा 3,000 गिवन है, जिसमें से आप 2250 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 750। तो ये 750 रुपए सिर्फ इस वर्ष के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा, और जो बचेगी वैल्यूज, ठीक है, वो वैल्यू नेक्स्ट फॉर्म में दिखा दी जाएगी। और मैंने एक चीज ध्यान नहीं दिया कि इसे माइनस करके आपको बताना है 3000 से जब इसे माइनस करेंगे 750 तो आपकी वैल्यू होती है 2250, ये वैल्यू यहां पे सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है ना। अच्छा ये हमारी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास सिंपल सा कुछ
जो खर्चे हैं जो बचे हैं उनको दिखा देते हैं और जो इनकम है उनको दिखा देते हैं। अच्छा बेटा आते हैं इनकम में, प्राप्तियों में। तो पहला हमारे पास जो दिया था कैश, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। दूसरा है सब्सक्रिप्शंस, वो आ चुका है। तीसरा है जीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबर फी। देखो बेटा ये पेमेंट हमारा लायबिलिटी में जाएगा करेंट ईयर की। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि एक बार में पेमेंट दिया जाता है और ये हमेशा लायबिलिटी के रूप में कंसिडर करते हैं। अच्छा अब आता है विनियोग पर पूरे वर्ष का ब्याज, ये हमारी इनकम है और इसको हम यहां शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इसकी वैल्यू कितनी है 28,000। बेटा हम अपना टाइम सेव करने के लिए या आपको छोटे टाइम में बड़ी चीज समझाने के लिए कोशिश करें, इसलिए छोटा लिख रहे हैं, लेकिन आप कंप्लीट लिखिएगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं भुगतान पक्ष में। देखिए लिखा है किराया 11 माह का, तो आपने जो पेमेंट दिया है वो 11 महीने के लिए दिया है और हमारा जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है बेटा वो पूरे एक वर्ष के लिए होता है, 12 महीने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक महीने का किराया देना बाकी है। तो अब वहां पे आपका यहां निकाला जाएगा टू रेंट और रेंट की वैल्यू यहां पर है 1,76,000 और बेटा इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। 1,76,000 को सॉल्व करते हैं 11 से, डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने 11 मंथ का पेमेंट किया है इसलिए इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आपकी वैल्यू बचती है 16,000। इट मीन कि अभी 16,000 रुपए देना बाकी है और वो पैसा हम यहां पर प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से। किसके नाम से? आउटस्टैंडिंग। तो ये आपका आएगा 1,92,000। ये बेटा आपके एक्सपेंस हो चुके हैं जो आपके खत्म हो चुके हैं। अब इसमें आपके पास जो बचे हुए आइटम कौन से हैं? सैलरी। तो ये आपका लास्ट आइटम है टू सैलरी और इसकी वैल्यू 2,64,000। अब ये यहां पर सो आउट हो चुका है, ठीक है। ये आपकी रिसीप्ट एक्सपेंडिचर है और ये आपकी इनकम। अब ये शो करते हैं कि यहां पे आपका प्लस वैल्यू कौन सी है। देखिए आपकी इनकम ज्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है, इसलिए ऐसी कंडीशन में आपका सरप्लस अमाउंट निकलेगा और वो सरप्लस आपको यहां पे 2 में लिख देना, टू सरप्लस, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 27 था उसके ऑप्शन में आने वाला क्वेश्चन। अब देखो उसमें थ्योरी का क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि साझा संलेख किसे कहते हैं और इसकी मुख्य बातें क्या हैं। देखिए बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको कम से कम 200 वर्ड प्लस मतलब 200 वर्ड से ज्यादा लिखना है। जो लॉन्ग लिखेंगे तभी आपको 10 नंबर के प्रेफर हो सकता है। अच्छा साझा संलेख होता क्या है? देखिए बेटा इसमें जब कोई पार्टनरशिप करता है, पार्टनर से साझे मतलब प्रॉफिट बांटने के लिए सहमत होता है, तो ऐसी कंडीशन पर मौखिक या लिखित शर्तों से जिस पत्र पर हम लोग हस्ताक्षर करते हैं या साझेदारी बनाते हैं उस पत्र को साझेदारी संलेख कहते हैं और यही आपके साझेदारी संलेख का अर्थ है, ठीक है। अच्छा बेटा अब आते हैं इसमें मुख्य आने वाली बातें कौन कौन सी हैं। तो इसमें आने वाली बातें क्या हैं? साझेदारी का नाम, पार्टनर का नाम, पार्टनर का कितना पैसा लगाया गया है पूंजी के लिए, साझेदार को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, साझेदार आहरण कितना करेगा, आहरण पर ब्याज होगा तो कितना होगा। इट मीन कि पार्टनरशिप डीड में आने वाली सारी शर्तों को उस पत्र पर लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ये सब चीजें आपको जो है एडमिशन चैप्टर में आपको मिल जाएंगे और अगर आप वहां से देख के सारी चीजें समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा, इसको और एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन यहां पर आपके लिए थ्योरी का पोर्शन है, इसे आप लोगों को मैन्युअली सारी चीजों को समझना है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक आपका दिया गया है एडमिशन का साझेदारी का प्रवेश पर और दूसरा दिया गया है आपके जब नए जो पुराने पार्टनर होते हैं उन्होंने कोई भी पार्टनर का एडमिशन नहीं लिया है और आपका सेम फर्म का बस पुनः निर्माण किया है। तो यहां पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, ये नया आया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब साझेदार पुनः निर्माण करते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या निर्माण कर रहे हैं? वो फर्म का निर्माण कर रहे हैं। तो कैसे? देखिए ध्यान से लिखा है आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें शो करिएगा कि XYZ एक फर्म में साझेदार है, उनका रेशियो 2:1:3। इट मीन कि जो हमारे X, Y और Z इनका रेशियो दिया गया है आपका
2:1:3। ये हमारा ओल्ड रेशियो है, पुराना अनुपात। और इन्होंने कहा है कि 1/4/2020 से XYZ, इट मीन कि X, Y और Z इन तीनों ने डिसीजन लिया कि भविष्य में लाभ बराबर बांटेंगे। तो बराबर बांटने का मतलब बेटा यहां पे कितने पार्टनर, 3, तो यहां पर 3 टाइम 1:1:1। तो ये इनका होता है न्यू रेशियो। तो ये है आपका ओल्ड रेशियो और ये आपका है न्यू रेशियो। अब इस क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया जाता है तो बेटा वहां पे निकालते हैं सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है बेटा। जब देखो यहां पे पुनर्निर्माण हो रहा है तो यहां कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा या कोई पार्टनर गेन करेगा। तो जो गेन करेगा वो कुछ ना कुछ गुडविल का पैसा नगद लाएगा और जो सेक्रीफाइस करेगा वो लेकर जाएगा। तो कैसे, देखिए बेटा x, अब तीनों को कंपेयर करते हैं तो इसमें x का रेशियो गिवन है 2:6 -1/3 और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा भाई 6 और इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा 2 माइनस, और यहां पे आपकी कितनी वैल्यू होगी भाई, देखिए इसे सॉल्व करेंगे 2 आएगा। अब यहां पे कितनी वैल्यू आएगी 0.6। अब x का कोई भी सेक्रीफाइस नहीं हुआ। अब निकालते हैं y के लिए। y का शेष दिया गया है 1/6 -1/3, तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई 6 और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई 1 - 2। तो यहां पर सेक्रीफाइस ना होके यहां पे क्या कर रहे हैं नेगेटिव आ रहा है। तो जहां पर बेटा नेगेटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि वो पार्टनर गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और जेड का शेयर निकालते हैं अब यहां पर 3/6 -1/3। तो यहां पे बेटा इसको सॉल्व करेंगे 6 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो यहां पर आपकी वैल्यू है 3 - 2 तो आएगा 1/6। तो इसका मतलब बेटा ये है कि जेड सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन कौन कर रहा है, वाई। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ गुडविल के कैलकुलेशन, इट मीन की वैल्यूएशन करने के लिए ही हम गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, ठीक है बेटा। अगर ये चीज क्लियर है तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अब ये केस आपका रेशियो का खत्म हो चुका है, अब इसी के एडजस्टमेंट पर ही ध्यान देना है। तो बच्चों अब आते हैं एडजस्टमेंट पर, जो हमारे पास समझौता हुआ तीनों पार्टनर के बीच में। पहला, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया 3 लाख रुपए। दूसरा है भूमि का पुनर्मूल्यांकन 1,60,000 रुपए तथा भवन पर 6% हिरास लगाए जाए। सी, इट मीन की नेक्स्ट लास्ट है 12,000 के लेनदार दावा नहीं करेंगे अतः इसे अपलिखित किया जाना चाहिए। तो अब ये 3 एडजस्टमेंट हैं और हमें बनाना क्या क्या है, देखिए ध्यान से बेटा। पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, साझेदारों के पूंजी खाते तथा पुनर्गठित स्थिति का आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है। तो जो हमें 3 चीजें प्रिपेयर करनी है वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन को पुनर्मूल्यांकन खाता बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसमें 2 साइड होती हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। डेबिट वाले हमारे लॉसेस होते हैं और क्रेडिट वाले हमारी इनकम। तो अब ये देखना है कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब देखिए बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जो हमारी संपत्तियों पर प्रभाव डालते हैं वो हमारे असेट्स या इट मीन की इनकम या एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर केस, भूमि का पुनर्मूल्यांकन कितना दिया 1,60,000। तो जब बुक, देखो हमारे पास बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट को बुक वैल्यू बोलते हैं। अब बुक वैल्यू से जब असेट्स, बेटा इसको हम ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं कि असेट्स को जब बुक वैल्यू से अगर प्लस हो जाए, पॉजिटिव हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और बुक वैल्यू से अगर कम हो जाए तो हमारा लॉस होता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट लॉस क्लियर हो जाता है। और ऐसे ही लायबिलिटी के लिए भी देखते हैं बुक वैल्यू। जब हमारे पास लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तो वो हमारा लॉस होता है, और हमारे पास वैल्यू कम हो जाए तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये हमारे पास इंडिकेट होता है। अब देखिए बुक वैल्यू, भूमि भवन की वैल्यू बैलेंस शीट में 1 लाख दिया गया है और हमारे पास यहां पर दिया है 1,60,000। तो डिफरेंस कितना है बेटा 60,000, 60,000 रुपए।
तो यहां आपके पास जो रहेगा वो आपकी वैल्यू कितनी आई 60,000। तो बाय और टू, तो बाय में आपका लैंड ये आपके पास दिया गया है 60,000। अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, भवन पर 6% हेरास। तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू पर 6% हेरास। तो देखिए भवन का मूल्य दिया है 1 लाख रुपए, 1 लाख पे 6% अगर निकालते हैं तो 6,000 रुपए आता है। वो 6,000 रुपए हम यहाँ पे लॉस के रूप में दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 12,000 के लेनदार हैं जो आपसे भुगतान लेने नहीं आएंगे। कोई बंदा अगर आपके पास पेमेंट लेने नहीं आता है तो आपका क्या होता है, प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हम बाई साइड में दिखा देते हैं, क्रेडिटर्स 12,000। अब बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसी को हम यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे पास आता है इनकम और एक्सपेंसेस में। तो हमारे पास इनकम कितनी होती है 72,000 बेटा, और आपके पास टोटल 72, क्योंकि जो ज्यादा होता है उसी का टोटल लिया जाता है। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 66,000, और यहाँ पे ये हमारा बैलेंस आएगा जो बैलेंस CD क्रेडिट डाउन के नाम से शो होता है। और ये हमारे X, Y, Z तीनों पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब ओल्ड रेशियो इनका क्या दिया गया है, ओल्ड रेशियो दिया गया है 2:1:3, टोटल कितना होता है 6। अब इसी रेशियो में इसको सॉल्व कर लिया जाता है। तो अब सॉल्व करने के लिए कितना आएगा भाई, इनके लिए आएगा 22,000, इनके लिए आएगा 11,000, और इनके लिए आएगा 33,000। तो ये वैल्यूज यहां पर शो आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। और इसमें अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, क्लियर कर देंगे आपको। 2 × 66,000 डिवाइड 6, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 11,000 आएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 1 से करेंगे तो 11, और 3 से करेंगे तो 33। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप कर लेंगे तो आपके लिए टाइम सेव हो जाएगा, और धीरे धीरे सारी चीजें ये वर्किंग नोट्स होती हैं। ठीक है बेटा, ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट खत्म हो गया। तो बेटा अब नेक्स्ट में क्या बनाना है, साझेदारों के पूंजी खाते। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा इसमें देखना 3 पार्टनर आपके दिए गए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा इसमें 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर देखिए, डेबिट और क्रेडिट 2 बराबर रहेंगे। पर्टिकुलर X, Y एंड Z, और ये भी आपके तीनों रहेंगे X, पर्टिकुलर X, Y एंड Z, पर्टिकुलर X, Y, Z, पर्टिकुलर X, Y एंड Z, 2 एंड बाय। देखिए बेटा यहां पर लायबिलिटी साइड में जो भी पार्टनर से रिलेटेड है वो सारी चीज शो आउट हो जाएंगी। पहला कैपिटल बाय बैलेंस B/D, ब्रैक डाउन ऊपर से नीचे लाते हैं। कैसे, देखिए 2 लाख रुपए X का है, Y की कैपिटल है कितनी 1 लाख रुपए, और Z का है 50,000 रुपए। ठीक बेटा, अब देखिए जो रिवॉल्यूशन हमारा निकला था उस रिवॉल्यूशन में हमारा प्रॉफिट आया था, और उस प्रॉफिट को हमने डेबिट साइड में लिखा था। तो रिवॉल्यूशन या किसी भी अमाउंट में या अकाउंट में डेबिट साइड वाले आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आते हैं, और क्रेडिट वाले आइटम किस में आएंगे, डेबिट में। तो वो पार्टनर से रिलेटेड होने चाहिए बेटा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब आते हैं रिवॉल्यूशंस पर। तो रिवॉल्यूशन हमारे पास गिवन है भाई, देखिए एक्स का आया था 22,000, वाई का आया था 11,000, जेड का आया था, लास्ट रिवॉल्यूशन का ध्यान दीजिएगा तभी क्लियर होगा। तो ये आपका है 33,000। अच्छा बेटा अब देखिए लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, ये आउटसाइड लायबिलिटी होती है, बिल्स पे बिल आउटसाइड लायबिलिटी। अब आता है जर्नल रिजर्व। ये रिजर्व होता है जब अननोन लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए, तो ये लायबिलिटी फर्म के लिए बना के रखी जाती है। तो इसको बेटा पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जर्नल रिजर्व। अब इसकी वैल्यू कितनी दिया है 60,000, फिर सेम रेशियो में बांटना है भाई। 60,000 गिवन है, 60,000 को आप 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा भाई 10,000, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई करते हैं 2:1:3 में। ओके, तो अब इसको दिखाते हैं 20,000 x, y का कितना आएगा 10,000, और z का कितना आएगा 30,000।
ठीक है बेटा, ये जनरल रिजर्व बढ़ चुका है। अब इसके बाद में क्या और भी कोई चीज है? अच्छा हाँ, एक चीज और है, जो चीज छूट गई है, जो हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकाले थे, याद है ना? तो उस पे क्यों निकालेंगे? देखिए, जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है तो प्रभाव पड़ता है गुडविल पर। तो यहां पे पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी भाई? पूरे फर्म की गुडविल थी 3 लाख। अब इस 3 लाख पे कितना गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो हुआ था, याद है ना आप लोग को? यहां पे जो आया था शेयर 1/6 आया था, तो 1/6 भाई सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? 50,000। तो आपने ये देखा था कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, कौन गेन कर रहा था, याद है ना आप लोग को? तो वहां पे देखिएगा कि जो हमारे पार्टनर्स थे वाई, ये कर रहे थे गेन और जेड कर रहे थे सेक्रीफाइस। तो जब यहां पे पार्टनर्स लोग सेक्रीफाइस गेन करते हैं तो जर्नल एंट्री बनती है हमारे पास वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, जिसमें 50,000 शो कर देते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, अब इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो कैसे करते हैं? देखिए, दोनों में पार्टनर का नाम है, क्लियर। तो अब इसमें हाइड करते हैं, देखो ये हाइड करेंगे तो क्या बचेगा भाई? वाइस कैपिटल। तो इसको हम यहां पे दिखाते हैं वाइस कैपिटल। अब ये वाइस कैपिटल है, लेकिन कॉलम किसका जाएगा बेटा? जेड के। तो ये पैसा किसके कॉलम में जाएगा? जेड के। और जब हम वाई को हाइड करते हैं, कौन बचेगा? टू जेड। और जब जेड आएगा, जेड्स कैपिटल, तो यहां पर ये पैसा शो आउट होता है वाई के कॉलम में। इसका मतलब ये होता है बेटा कि वाई का पैसा कम होगा और जेड का पैसा बढ़ेगा। इट मीन कि वाई अपने कैपिटल अकाउंट से जेड को 50,000 रुपए गुडविल का पैसा देंगे। क्यों बेटा? इसमें क्योंकि वो गेन कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अब यहां पे हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हम इसको प्लस और माइनस करके बैलेंस निकाल लेंगे और ये बैलेंस हमारा शो आउट होता है बैलेंस शीट में। तो अब यहां पे इसका टोटल कर लीजिए और देखिए टोटल किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो ये ऐड कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 2,42,000। ये आपका कितना आएगा भाई? 1 लाख। और ये आपका 10, 11, तो ये आएगा 1,21,000। और ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी भाई? 50, 30 और 50, तो ये आपका आएगा 1,63,000। ठीक है बेटा? अब क्योंकि ये हमारे पास क्रेडिट आइटम ज्यादा है, डेबिट के कम है, इसलिए यहां पर बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। तो 2,42,000, इनका आएगा 1,21,000 और ये वैल्यू आएगी 1,63,000। अच्छा, अब यहां पे बैलेंस निकाल लेते हैं बेटा। टू बैलेंस C/D, तो x का आएगा 2,42,000, y का आएगा 71,000 और z का होगा 1,63,000। दैट्स योर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा? तो बच्चों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनने के बाद अब बनता है बैलेंस शीट, आर्थिक स्थिति। ठीक है? तो ये बैलेंस शीट आपका, और इसमें डेट आपकी एज ऑन 31 मार्च 2020। और इसमें बेटा डेट चेंज क्या किया है इन्होंने? 1 दिन बढ़ाया बस, और इसमें कुछ नहीं। तो आप इसमें लिख लीजिएगा 1 अप्रैल। ठीक है? बस, और कुछ में नहीं है। अब बेटा इसमें भी 2 साइड होती हैं, एक आपका दायित्व लायबिलिटी बोलते हैं और एक असेट संपत्ति। ठीक है? तो ये आपका दायित्व लायबिलिटी साइड अमाउंट, और ये आपका असेट्स संपत्ति। अब बेटा यहां पे सबसे पहले हम उन चीजों को डिनोट करते हैं जो हमारे पास असेट्स और लायबिलिटी में है। तो लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स, और बेटा ये चीज ध्यान देना कि जिस संपत्ति या दायित्व से हमारा एडजस्टमेंट होता है उसको भी यहां पे शो करते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे थे आपके 1 लाख, जिसमें से 12,000 क्रेडिटर्स पेमेंट लेने आने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 88,000। उसका आता है बिल्स पेबल, इसकी वैल्यू है 40,000। अब नेक्स्ट जनरल रिजर्व दिया गया है बेटा, ये बढ़ चुका है, पार्टनर्स इसे ले चुके हैं, इसलिए इसको शो नहीं करेंगे। अब आती है कैपिटल। कैपिटल में हमारे पास 3 है, एक्स वाई जेड, और ये कैपिटल बेटा वो शो करनी जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आई है। तो इसकी वैल्यू दी है 1,40,000
2,42,000 और इसकी वैल्यू है 71,000 और इसकी वैल्यूज है 1,63,000। अच्छा बेटा, अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 5,76,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास असेट्स पे आते हैं। लैंड, अब देखिए लैंड में हमारे पास क्या है, 1 लाख गिवन है, जिसपे हमारे पास इंप्रूवमेंट के रूप में दिया था 60,000, तो 60,000 को इसमें प्लस कर दिया जाएगा, टोटल वैल्यू होती है 1,60,000। ओके, नेक्स्ट एसेट से आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख गिवन है, जिस पर डेप्रीशिएशन था, कितना था हमारे पास 6%, 6,000 रुपए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 94,000। अच्छा बेटा, अब इसका आता है प्लांट। अब इन पे कोई चेंजेस नहीं है, तो जो एसेट्स जैसे दी गई हैं उनकी वैल्यू ऐसे शो कर दी जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख रुपए। अब इसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू भाई 80,000 है और डेटर्स, देनदार, ये वैल्यू 60,000 है और कैश में कितना भाई दी मैंने, ये आपका कैश 10,000। अब बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें बैलेंस नहीं आता है और इनका दोनों टोटल बराबर आता है और दोनों का टोटल बराबर आता ही आपका आंसर्स आ जाएगा। यही आपका लास्ट है। अब इनको ऐड करेंगे तो इनका आएगा टोटल 6,04,000। अब बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये आपकी वैल्यूज हो गई। ठीक है बेटा, अब इसमें कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर है। और बेटा इसको सॉल्व करने के बाद में आप अगर इंडिकेट करना चाहते हैं तो अलग से शो कर सकते हैं कि रिवॉल्यूशन का आंसर क्या आया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर क्या है, बैलेंस शीट का आंसर क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन के बाद में आप शो कर देंगे तो एग्जामिनर पर इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो बच्चा लोग उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए हैं और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम्स को अगली आने वाली वीडियोस में मेंशन कर लेंगे। ठीक है।